एरिस्टोटल बहुत ही पक्के बिलीवर थे मेटाफिजिक्स में। वो मेटाफिजिक्स को फर्स्ट फिलॉसफी कहा करते थे और सही मायनों में मेटाफिजिक्स सारे फिलॉसफीज की फाउंडेशन है। मेटाफिजिक्स फोकस करती है वजूद और मौजूदगी के ऊपर, बीइंग और एग्जिस्टेंस के ऊपर, और बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड से और गहरे से सवाल पूछती है खुदा, गॉड के रिलेटेड और हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में। एग्जिस्टेंस से रिलेटेड और भी सवाल जैसे कि क्या यहाँ पर कोई दुनिया है हमारे माइंड के बाहर, और असलियत में ये रियलिटी क्या है। एरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स को 3 ब्रांचेस में ब्रेक डाउन किया जो कि प्रेजेंट टाइम तक अभी भी फिलॉसफी की मेजर ब्रांच बनकर रह गई हैं। उनमें से पहला है ऑन्टोलॉजी। ये एक तरह का स्टडी है वजूद और मौजूदगी की, एग्जिस्टेंस और बीइंग का। दोनों ही मेंटल और फिजिकल दोनों ही इसमें शामिल हैं और ये एक तरह का स्टडी ऑफ चेंज भी है। दूसरा है यूनिवर्सल साइंस। ये स्टडी है लॉजिक और रीजनिंग का और इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी माना जाता है। और तीसरा है नेचुरल थियोलॉजी। नेचुरल थियोलॉजी स्टडी है गॉड, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और क्रिएशन, तख्लीक का। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार यह एग्जिस्टेंस है क्या। मेटाफिजिक्स में एग्जिस्टेंस को एक तरह का लगातार चलते रहते हुए बीइंग की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो एग्जिस्टेंस वजूद है ये एक तरह का बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है जो कि मेटाफिजिक्स से निकला है। ये सिंपली कहती है कि यहाँ पर कुछ है, कुछ ना होने के, और एक इंसान के सारे थॉट का जो रूट है वो एक तरह का ख्याल, नोशन है कि वो किसी ना किसी चीज़ पर अवेयर होता है और ये प्रूव है कि कुछ ज़रूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। देयरफॉर अगर कोई चीज़ ज़रूर एग्जिस्ट करनी चाहिए इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करना होगा। एग्जिस्टेंस नेसेसरी है किसी भी तरह की नॉलेज के लिए। पहले एग्जिस्टेंस का होना ज़रूरी होगा, उसके बाद में नॉलेज का। जब कोई डिनाई करता है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, वो कह रहा होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी ये जो हमारा एक्ट है किसी भी चीज़ को डिनाई करने का, वो ये तब ही मुमकिन होगा जब एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट हो। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें, जब आप मौजूद और वजूद में हो, और किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए इसकी कोई आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। और जो कुछ भी एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है किसी चीज़ की तरह, मतलब किसी मटेरियल फॉर्म की तरह। और अगर ऐसा ना हो तो फिर इस सारी दुनिया में कोई भी विजिबल चीज़ नहीं होगी और ना आप मौजूद और वजूद होंगे। और अवेयर होने की थॉट के लिए एक को पहले कॉन्शियस होना होगा। देयरफॉर रेने डेकार्ट के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई इंसान उसके माइंड की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता। उसके माइंड को यूज़ करते वक्त उस इनकार को करने के लिए, क्योंकि डिनाई करने के लिए माइंड की तो ज़रूरत होगी ना। फिर भी डेकार्ट की ये प्रिंसिपल करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो मानते थे कि एक इंसान में अवेयर होने की एबिलिटी तब भी होगी अगर अवेयर होने की कोई चीज़ मौजूद ना हो, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर भी कॉन्शियसनेस इसके बजाय हमारा एक फैकल्टी है परसीव करने के लिए कि क्या एग्जिस्ट करती है।
कॉन्शियसनेस होने का मतलब है कि कोई किसी चीज़ को परसीव कर रहा है। इसी वजह से कॉन्शियसनेस को फंक्शन करने के लिए इसे ज़रूरत होगी कि बाहरी दुनिया में भी कोई चीज़ हो। देयरफॉर कॉन्शियसनेस को सिर्फ एग्जिस्टेंस की ही ज़रूरत नहीं होती, ये एग्जिस्टेंस में डिपेंड भी होती है। मेटाफिजिक्स में फिलोसोफर्स समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट्स के नेचर और प्रॉपर्टीज को। मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग ये दुनिया चीज़ों से बनी है, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलर्स, जो कि या तो फिजिकल हो सकता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट। ये पार्टिकुलर्स जो है ये सर्टेन क्वालिटीज़ या फिर एट्रीब्यूट शेयर करती हैं एक दूसरे से, और फिलोसोफर्स इन कम्युनैलिटीज़ को कहते हैं यूनिवर्सल्स या फिर प्रॉपर्टीज़। जब फिलोसोफर्स अटेम्प्ट करते हैं एक्सप्लेन करने में कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं एक से ज़्यादा जगहों में एक ही वक्त में, तब यहाँ पर एक बड़ा ही पेचीदा सा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसे फिलोसोफर्स कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स। एग्जाम्पल के तौर पर एक रेड एप्पल और एक रेड कार एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर सकती है, तो फिर क्या यहाँ पर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसे रेडनेस कहते हो? और अगर यह रेडनेस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये है क्या? अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट अपनी तरीके से इसका जवाब देते हैं। प्लेटोनिक रियलिज्म के अकॉर्डिंग रेडनेस एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये एग्जिस्ट करती है स्पेस और टाइम के बाहर। मॉडरेट फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म के अकॉर्डिंग रेडनेस एग्जिस्ट करती है स्पेस और टाइम के अंदर, और नॉमिनलिज्म के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल्स जैसे कि रेडनेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ किसी नेम्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करती। मेटाफिजिक्स में आइडेंटिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वो जो कुछ भी जो किसी लाइफ एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइजेबल बनाती है। हर एग्जिस्टेंस लाइफ की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी को भी अलाउ करती है कि वो अपने आप को डिफाइन और डिस्टिंग्विश कर सके दूसरे एग्जिस्टेंस लाइफ या फिर लोगों से। जैसे एरिस्टोटल उनके लॉ ऑफ आइडेंटिटी में कहते हैं, एग्जिस्ट होने के लिए एक लाइफ को, एग्जिस्टेंस को एक आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। किसी एग्जिस्टेंस की आइडेंटिटी क्या है, इसे डिस्कस करने में दो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से उभर कर सामने आते हैं। वो है चेंज और कैजुअलिटी। कैजुअलिटी एक तरह का प्रिंसिपल है कि हर चीज़ की कोई ना कोई कॉज है। बहुत से आइडेंटिटीज़ अनस्टेटेबल नज़र आते हैं, जैसे कि घर टूटकर बिखर सकते हैं, अंडे फूट सकते हैं, पौधे मर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अनस्टेटेबल नज़र आती हैं। फिर भी ये आइडेंटिटीज़ अनस्टेटेबल नहीं है। ये ऑब्जेक्ट्स सिंपली वजूद में आए हैं कॉज और इफेक्ट से, और ये बदलते रहते हैं उनके आइडेंटिटीज़ में बेस्ड होकर। देयरफॉर आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है उस एग्जिस्टेंस के बिल्डिंग ब्लॉक से, और कैसे वो दूसरे से इंटरेक्ट हैं। दूसरे अल्फाजों में अगर हम कहें तो किसी एग्जिस्टेंस की आइडेंटिटी उसके पार्ट्स की सम है। जैसे कोई एक घर को डिस्क्राइब कर सकता है कि ये घर बनाया कैसे गया, उसके अलग अलग पार्ट से
जैसे कि लकड़े की अलग अलग पार्ट्स, उनमें लोहे किस तरह से लगे हुए हैं और वो घर फर्श से कैसे इंटरेक्ट है, इन सभी चीज़ों के अलग अलग पार्ट से हम एक घर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर कोई उस घर की आइडेंटिटी को डिफाइन कर सकता है उसके एटम्स के फॉर्मेशन की बेस्ड पर। किसी आइडेंटिटी को मॉडिफाई करने के लिए एक चेंज किसी एक्शन के ज़रिए से होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉज और इफेक्ट की लॉ ये कहती है कि हर कॉज की स्पेसिफिक इफेक्ट है जो कि ओरिजिनल एग्जिस्टेंस की आइडेंटिटी पे डिपेंड होती है। अभी के दौरान 3 मेन थ्योरीज हैं जो इस चेंज के इशू को डिटेल में डिस्क्राइब करती हैं। उनमें से पहली है पर्डुरेंटिज्म। ये एक तरह की थ्योरी है कि हर ऑब्जेक्ट 4 डायमेंशन के होते हैं। पर्डुरेंटिज्म के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स के टेम्पोरल पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स जो टाइम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्टेंस के हर मोमेंट में ऑब्जेक्ट्स पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि पार्शियली एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक ट्री के लिए लाइफ की सीरीज ऑफ स्टेजेस होगी, और दूसरा है एंड्यूरेंटिज्म। एक तरह का थ्योरी है कि ऑब्जेक्ट सेम और पूरी तरह से वही ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बिना बदलाव के उस ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री के हर लम्हे में। तो फिर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जब एक ट्री अपने पत्तों को खो देता है, वो ट्री तब भी वही सेम ट्री ही माना जाएगा। और तीसरा है मेरियोलॉजिकल एसेंशियलिज्म। ये एक्सप्लेन करती है कि ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स एसेंशियल है उस ऑब्जेक्ट से, देयरफॉर वो ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा अगर उसके कोई भी पार्ट्स चेंज हो जाएं या फिर अलग हो जाएं। मेरियोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक ट्री उसके पत्तों को खो देती है, वो ट्री वो सेम ट्री नहीं कहलाएगी, क्योंकि मेटाफिजिक्स हमारे एग्जिस्टेंस के साथ डील करती है और इस दुनिया में रहने का मतलब क्या है। ये मेटाफिजिक्स जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफिकल इश्यूज के साथ डील करती है, और ये तो बस शुरुआत है। ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ ना जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगी। तो इस वीडियो में हमने एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी और ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स के बारे में और बहुत सी अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। और इसके अगली वीडियो में हम एपिस्टेमोलॉजी को समझने वाले हैं। एपिस्टेमोलॉजी हमें बताती है नॉलेज के मीनिंग के बारे में, और ये नॉलेज आखिरकार है क्या। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।